हेलो यूपीएससी एस्पायरेंट, आप सभी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 24 मई 2026 को है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि सर लास्ट टाइम पे हमें कौन सी चैप्टर्स पढ़नी चाहिए हर एक सब्जेक्ट से। तो बच्चों यहां पर मैं आप सभी को कहूंगा कि हमें ऐसी स्थिति में पैरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करना है। व्हाट इज पैरेटो प्रिंसिपल? पैरेटो प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो हमारा 20% कॉज है ना, इसके कारण हमारा 80% कंसिक्वेंसेस निकलता है। इसका सिंपल मतलब है कि हमें हर सब्जेक्ट से 20% ऐसे चैप्टर्स को पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछते आ रही है पिछले 10 ईयर्स में। वहां से वैसे 20% चैप्टर्स को पढ़कर हमारा 80% क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंड बिलीव दैट ऑल दी यूपीएससी टॉपर या जो भी बच्चे इस साल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस साल टॉप करने वाले हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हैं, वो भी बच्चे इस पैरेटो प्रिंसिपल के अनुसार ही चल रहे होंगे और मात्र 20% इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़कर वो जाएंगे लास्ट टाइम पे। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो कि यूपीएससी का जो सिलेबस अपने आप में डिफाइंड जो है समंदर है, ये कहना ज्यादा उचित होगा। और ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस स्थिति में हमें उन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए जो हमारी एग्जाम में ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, हम ये सेग्रीगेट कर पाए। चलिए इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि कौन सब्जेक्ट से कितनी क्वेश्चंस पिछले 5 साल में आई है, और उसमें से भी, और खास तौर पे आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें मैं बताऊंगा पॉलिटी का जो हमारा सेक्शन है, पॉलिटी के चैप्टर, पॉलिटी के जो बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत आमतौर पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत में से कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें पढ़नी एग्जामिनेशन के लिए जो 20% चैप्टर बन सकती है, जो 80% हमारा क्वेश्चन सॉल्व कराए। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, ये आपके पास कंप्लीट 5 ईयर डेटा ओवरव्यू है। इसमें आप देखेंगे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 2021 में 16 क्वेश्चंस आई हैं, 2022 में 12, 23 में 14 एंड 2024 में 15, 2025 में 11 क्वेश्चंस। तो आप देखोगे लगातार ये ट्रेंड गिर रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यूपीएससी के ट्रेंड पे भरोसा मत करना, कभी भी यूपीएससी ट्रेंड अपनी बदल देती है। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि पॉलिटी इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन आती है, लेकिन हम इस बात को भी लेकर ज्यादा इंश्योर खुद को नहीं कर सकते कि हिस्ट्री से इस बार कम क्वेश्चन आएगी, हो सकता है हिस्ट्री से ज्यादा आ जाए। सो यूपीएससी, जैसा कि मैंने कहा कि यू फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो हमें यह भी मान के चलना है कि यूपीएससी का एक अलग ही अपना ट्रेंड होता है, कभी भी चेंज हो जाएगा। नाउ कम ऑन द पॉइंट, इकोनॉमिक्स से अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक्स से 2021 में 14 क्वेश्चंस आई थी। वहीं जो 2022 की अगर बात कर लें तो 14 क्वेश्चन है। 2023 में इट वाज 14 क्वेश्चन, 2024 में 9 क्वेश्चन, 2025 में 15 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे हिस्ट्री से एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न अगर टोटल देखें तो आप यहां पे मान के चल लो कि 15 क्वेश्चन आया था 2021 में, 10 क्वेश्चन 2022 में, इसके बाद जो है 8 क्वेश्चन इन द 2023, और इसके बाद जो है 6 क्वेश्चन इन द 2024, एंड अगेन द 7 एंड 8 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन, है ना, ये आपका 2025 में आया है। आर्ट एंड कल्चर से अगर देखोगे तो आप देख लो 2021 में 3 क्वेश्चन था, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। 2025 में 1 क्वेश्चन हमारा आर्ट एंड कल्चर से आया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ज्योग्राफी, इफ यू विल सी दैट इन द सेक्शन ऑफ ज्योग्राफी 2021 में 8 क्वेश्चन, 2022 में 11, 2023 में 13 क्वेश्चन एंड 16 क्वेश्चन इन द 2024, एंड 2025 में हमारा 13 क्वेश्चन आया था। एनवायरमेंट का भी आप देख लो, साइंस एंड टेक का। लेकिन जानते हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली, कि अगर आप इस बार यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, 4 कोर पिलर्स को मजबूत कर लीजिए। जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी आपका तो होना चाहिए, इकोनॉमी के अलावा इन्वायरमेंट अगर आपकी अच्छी है, या फिर मैं कहूंगा कि इन्वायरमेंट के अलावा एक और आप मान लो ज्योग्राफी। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप कोई भी एक 4 मोस्ट वेटेज वाली अगर जो सब्जेक्ट है उसको अगर स्ट्रांग कर लेते हो, तो इस बार का प्रीलिम्स निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि मैं इस सेक्शन को इस बार छोड़कर चला जाता हूं, ये गलती आप भूलकर भी नहीं करेंगे। इट विल गिव यू मोर डेंजर पॉइंट्स, मोर डेंजरस स्कोर्स आफ्टर द प्रीलिम्स। नाउ कम ऑन द पॉइंट। तो अगर हम पॉलिटी का देखें, पॉलिटी में हमारा 2021 में 16 क्वेश्चन था, 2022 में 12 क्वेश्चन था, 2023 में 14, 2024 में 15, 2025 में 11। अगर आप देखोगे पॉलिटी में बेसिकली क्वेश्चन 2 जगह से आ रही है। पहला स्टैटिक पोर्शन है ना, और दूसरा जो हमारा पोर्शन है करंट अफेयर, यानी करंट अफेयर सीए। स्टैटिक से अगर आप देखेंगे, करंट अफेयर से लमसम हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस आ रही हैं करंट अफेयर से। सपोज मान लो किसी ईयर में अगर 15 क्वेश्चन आया है, तो ये फिक्स कर लीजिए आपकी 5 जो क्वेश्चंस हैं
दिस क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर के सेक्शन से, राइट। तो हमारे पास 10 ऐसा क्वेश्चन बचा जो हमारे स्टैटिक वाले पोर्शन से आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में इन 10 क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, क्योंकि देखो जो करंट अफेयर वाली सेक्शन है ना, इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो किसी भी मंथली मैगजीन को फॉलो कर लो, चाहे आप विजन आइज को फॉलो कर लो या इसके अलावा जो भी आपके पास मैगजीन्स हैं, जो रिलायबल मैगजीन्स हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं बोलता हूं अभी मैं बेसिकली डिस्कशन करने वाला हूं बाकी का जो हमारा 10 क्वेश्चन है जो स्टैटिक पोर्शन से आ रहा है, उसको कैसे हम डील करें। देखिए आमतौर पे जो बाइबल मानी जाती है लक्ष्मीकांत के स्टैटिक पोर्शन के लिए, वो लक्ष्मीकांत की किताब है। लक्ष्मीकांत जो बहुत फेमस बुक है, जाहिर सी बात है आप सभी फॉलो कर रहे होंगे इसको। चाहे लक्ष्मीकांत के अलावा आपके पास डीडी बसु ही क्यों ना हो, कोई भी बुक हो, बस आप इन चैप्टर्स को पढ़ लेना। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा पढ़ लेना आपको। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यूपीएससी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, वो क्वेश्चन पूछ रही है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसके बाद यूपीएससी सीएससी में अधिकतर जो क्वेश्चन आ रही है, 1 सेकंड रुक जाएंगे आप सभी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। इसके अलावा 1919 के मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से क्वेश्चन ज्यादा पूछी जा रही है। इसके अलावा 1909 से, फिर 1833 से, फिर 1813 के चार्टर एक्ट से। ये मैंने सबसे ज्यादा से लेकर थोड़ा सा रिड्यूस करते हुए सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1935 से पूछा जा रहा है, उससे कम 1919 से, उससे कम 1909 से, फिर उसी के अनुसार मैंने सारी यहां पर क्रम में लिखा हुआ है। तो आप एटलीस्ट 1935 का 1919 के एक्ट को तो बढ़िया से आप रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद बाकी के एक्ट पे आपको फोकस करना है। तो ये एटलीस्ट 5 एक्ट आपको नॉलेज में होने चाहिए, इनके प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए। और प्रोविजन में क्या है, 1935 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन याद कर लो, 1919 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे प्रोविजंस नहीं याद करने हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को आप रिकॉल कीजिए, इससे ज्यादा नहीं। When it comes to the making of the constitution, again this is very important chapter, तो आपको ले देकर 20 चैप्टर्स पढ़ना है पॉलिटी में, है ना। मोर देन 70 चैप्टर्स है। अभी लेटेस्ट वाली जो लक्ष्मीकांत की 8th एडिशन आई है उसमें तो और भी ज्यादा चैप्टर्स है, लेकिन ले देकर आपको अराउंड 20 चैप्टर्स पढ़ना है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया आपका द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें मैंने बता दिया क्या पढ़ना है। व्हेन इट कम्स टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अगर देखोगे तो कॉम्पोजिशन पढ़ लेना, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनैक्टमेंट और कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें आप छोड़ देंगे, है ना। इन्फोर्समेंट छोड़ देना है, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ देना है। अगला देखिए सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आप ये जरूर कर लेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा जो बोरोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमने प्रोविजंस बोरो किया है अलग अलग देशों से, उसको भी पढ़ लेना है। इसके बाद आप प्रीएम्बल देख लीजिए, प्रीएम्बल में टेक्स्ट आप देख लेंगे, इंग्रेडिएंट्स, कीवर्ड्स, है ना, सिग्निफिकेंस, प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेबिलिटी आप देख लेंगे। इसके अलावा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आर्टिकल 1 से 4 तक देख लेना, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट देख लेना, पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज देख लीजिएगा। अगर मैं सिटीजनशिप चैप्टर की बात करूं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हाल के सालों में यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। लेकिन सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आप देख लेंगे। इसके अलावा आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो 5 वेज बताए गए हैं इंडियन सिटीजनशिप के एक्वायर करने का, वो पढ़ लेंगे आप। और इसके अलावा जो 3 तरीके बताए गए हैं इंडियन सिटीजनशिप को लॉस होने का, उसको आप पढ़ लेंगे। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, डेटा, वो सारा मत पढ़ना, जितना मैंने बोला उतना एटलीस्ट कर लेना। अभी लेटेस्ट वाला जो आपका सीए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 2019 वाला, वो थोड़ा देख लीजिएगा। नाउ सिंगल सिटीजनशिप एटलीस्ट आप पढ़ लेंगे, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फंडामेंटल राइट्स में आई विल टेल यू कि एक भी पॉइंट मत छोड़ो। अगर आप मेरे से बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सी है पॉलिटी की, आई विल टेल यू पार्लियामेंट। इससे रिलेटेड आप समझिए 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर आ रही है। पार्लियामेंट हो गया, इवन इसके बाद पंचायती राज या फिर लोकल गवर्नमेंट कह लो, यहां से फिक्स एक क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी मान लीजिए, हाई कोर्ट, यहां से फिक्स एक क्वेश्चन। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट, है ना। तो इन चैप्टर्स, इसके बाद आपका जो आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसे HBIC कहा जाता है, इन चैप्टर्स आप समझ रहे हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैंने यहां पे लिख दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ रही है, लेकिन यहां से फिक्स है कि क्वेश्चंस आने वाली है। जैसे प्रीएम्बल से भी काफी क्वेश्चंस आती हैं, आप समझ पा रहे होगे। तो फंडामेंटल राइट्स का एक भी पॉइंट आप नहीं छोड़ोगे, है ना। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप ये कर लेंगे। इसमें जो है
फीचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सारा कर लोगे आप। क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सैंक्शंस बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये नहीं करना है। क्रिटिसिज्म ये भी नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्ट देख लेना है ना। डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4, इसमें आप देख लीजिएगा कि जैसे जो भी आर्टिकल्स हैं जो स्टेट को बेसिकली गाइड करते हैं कि तुम ये कानून बनाओ, जैसे आर्टिकल 40 है, 44 है, 45 में एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उन एक्ट को यानी उन जो प्रोविजंस को गवर्नमेंट ने जमीनी स्तर पे उतारने के लिए जो जो लॉ इनिशिएट किए हैं उसको एटलीस्ट आप पढ़ लेंगे। जैसे आर्टिकल 38 को ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट करने के लिए VB जी राम जी, पहले मनरेगा कहा जाता था, VB जी राम जी को इंप्लीमेंट किया, उसको आप एक बार देख लेंगे। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। इवन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसको आप देख लोगे। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जरूर पढ़ेंगे आप, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। फीचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आपको जरूर पढ़ना है। सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ लेंगे। कई बच्चे क्रिटिसिज्म भी पढ़ते हैं, आई विल टेल यू कि क्रिटिसिज्म मत पढ़ना, वर्मा कमेटी को एक बार देख लेना, वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन। अमेंडमेंट में आप देख लेंगे प्रोसीजर एंड टाइप्स, क्रिटिसिज्म देखने की जरूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप दो चीज जरूर देखना, जैसे इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना है बेसिकली फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, और एक डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडियन ब्रिटिश मॉडल, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम को आप छोड़ दो, ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ना, ये मेंस के लिए ज्यादातर डेडिकेटेड चैप्टर है, ठीक है। नाउ सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर लो, ये भी मेंस के लिए, लेकिन यहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये चारों पॉइंट पढ़ लोगे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड ट्रेंड्स इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। इसके बाद इंटर स्टेट रिलेशन में सिर्फ आप दो चीज पढ़ेंगे, है ना। हो सके आप सिर्फ हल्का फुल्का आपको आइडिया लेना है, डेप्थ में नहीं पढ़ना है। इन सभी चीजों के बारे में हल्का फुल्का आइडिया ले लो कि बेसिकली इसकी फीचर क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों इसको फॉर्म किया गया, क्यों इसको बनाया गया है, और इसको चेयर कौन करता है ना, ठीक है। इसके फंक्शंस पढ़ लेना और कॉम्पोजिशन पढ़ लेना, इससे ज्यादा इसको डेप्थ में नहीं पढ़ना है इंटरस्टेट काउंसिल को। इमरजेंसी प्रोविजन में नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों आप कर लोगे। इसके बाद आप प्रेसिडेंट में आई विल टेल यू कि ईच एंड एवरी पॉइंट पढ़ लो, ठीक है। प्रेसिडेंट में कुछ छोड़ने लायक यहां पर नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यहां से क्वेश्चंस बहुत आ रही हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, आई विल टेल यू वाइस प्रेसिडेंट को आप छोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि इसको आप पार्लियामेंट में चेयरमैन के तौर पे इसको पढ़ ही लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एक चीज पढ़ना चाहिए कि इसका पावर फंक्शन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ठीक है। इससे ज्यादा आपको एक इलेक्शन पढ़ लेना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई विल टेल यू कि हल्का हल्का पढ़ना, डेप्थ में नहीं जाना है। ये तीनों नहीं पढ़ना है। वाइस प्रेसिडेंट का जो इंडिया में इमोल्यूमेंट्स की बात की गई, इसको मत पढ़िएगा, ये भी पॉइंट मत पढ़िएगा, और ये तो पढ़ना ही नहीं है। पीएम छोड़ सकते हो, प्राइम मिनिस्टर का, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके जगह आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लेना, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ लेना है, नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर्स, और अपॉइंटमेंट्स पढ़ लेना है। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। किचन कैबिनेट देख सकते हैं ये होता क्या है, लेकिन इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको, है ना। जैसे रोल ऑफ डिस्क्रिप्शन, रोल ऑफ कैबिनेट, ये सब सारी चीजें मैंने देखनी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट, इसको हल्का फुल्का आइडिया ले लेना कि कितने लोग, अगर सरकार मान लो इतने अपनी मेजोरिटी के साथ जीत कर गई है, तो उसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट होंगे, सिलेक्ट होंगे, ये एटलीस्ट देख लेना, इससे ज्यादा नहीं। नोट्स एंड प्रेफरेंस हर चैप्टर में ये वाली जो पॉइंट है इसको नहीं देखना आपको। नाउ इसके बाद कैबिनेट कमिटीज, इसको देख लीजिए कि कौन कौन सी कैबिनेट कमिटीज हैं, लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमिटी देख लेना, बस। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जनरली इस सबसे उतना डेप्थ में नहीं पूछती है। पार्लियामेंट में आपको हर एक पॉइंट को करना है। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, इफ यू लीव एनी पॉइंट इन द पार्लियामेंट इट विल गिव यू द ग्रेट लॉस। तो पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें कुछ नहीं आपको छोड़ना है। नाउ इसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज, आई विल टेल यू कि इसमें मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन देख लो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, है ना। पार्लियामेंट्री फॉरम्स देखने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। सुप्रीम कोर्ट, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई विल टेल यू अगेन each and every topic of the Supreme Court is very important for the examination. You cannot leave this particular topic for the prelims. So Supreme Court को आप कर लेंगे हर एक पॉइंट को। Now the next one is governor. So गवर्नर को कर लेना है। गवर्नर बहुत लाइमलाइट में रहा है, गवर्नर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे गवर्नर का फेरबदल हुआ है, ट्रांसफर्स हुआ है, एक जगह दूसरी जगह अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूपीएससी का एक आपको गेम बता रहा हूं,
यूपीएससी जनरली उन एरिया से नहीं पूछती जहां पर बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी जनरली वहां से क्वेश्चन पूछेगी जहां पर आपका ध्यान नहीं गया, लेकिन वो एक साल के अंतर्गत आई हुई एक न्यूज है या फिर इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर के तौर पे। सो नाउ नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर यू कैन लीव। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगेन यू कैन लीव दिस पर्टिकुलर चैप्टर। स्टेट लेजिस्लेचर, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में कुछ डिफरेंस नहीं है, ले देकर 5-6 पॉइंट्स हैं। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में ज्वाइंट सिटिंग की कोई भी प्रावधान नहीं है जो आर्टिकल 108 में है, लेकिन पार्लियामेंट में है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो आई विल टेल यू पूरे स्टेट लेजिस्लेचर को मत पढ़ना, आप ये डिफरेंस देख लेना कि सेम, देखो पार्लियामेंट में जो चीजें लगभग चीजें यहां पर वही सारी चलती हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है स्टेट लेजिस्लेचर में, वो एटलीस्ट देख लेना। सिर्फ 5 से 6 डिफरेंस है, इससे ज्यादा नहीं है, ये एक बार देख लेना। इसके बाद हाई कोर्ट्स आपको नहीं पढ़ना है, हाई कोर्ट में सिर्फ आप कुछ डिफरेंसेस देख लेंगे। आप जो सुप्रीम कोर्ट में सिस्टम वही हाई कोर्ट में है, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं 5-6 जगह वो आप देख लीजिएगा। जैसे हाई कोर्ट का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना। हाई कोर्ट जो है रीट इशू करता है आर्टिकल 226 के जरिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के जरिए करता है, तो ये थोड़ा देख लेंगे आप। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को देखने की जरूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए। अगेन स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट यूपीएससी ने पूछा था यहां से। इवन जो है 2019 में 2019 में एब्रोगेट कर लिया गया था आर्टिकल 370 को, लेकिन इसके बावजूद भी यूपीएससी ने अपनी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछी। बट आई विल टेल यू वन थिंग कि आप एटलीस्ट कुछ आइडिया ले लेंगे, जैसे आर्टिकल 370 क्या था, है ना, ये आप समझ लेंगे। आर्टिकल 35 क्लॉज ए क्या था, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी। बट द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द सम स्टेट्स यू हैव टू डू, you have to read this particular chapter. Again, this is very important for the examination. Now municipalities, again it's very important. पंचायती राज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये कर लेंगे आप सभी, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, इसको आप छोड़ देंगे, है ना। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, है ना, ये आप इसमें 2 चीज कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे आप। इसके बाद सारी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे इलेक्शन कमीशन देख लोगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बट आई विल टेल यू कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको एक बॉक्स में पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जैसे लाइक सबकी टेन्योर क्या है, क्या फंक्शन है, वो डिफरेंस देख लो, हल्का फुल्का फंक्शन देखना है, डिटेल में जाकर नहीं पढ़ना है। तो इलेक्शन कमीशन देख लेना, यूपीएससी देख लेना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सेम चीज है, कुछ 2-3 डिफरेंस होगा, वो सिर्फ देखना है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा। नेशनल कमीशन फॉर एससी, ये छोड़ दो, है ना, ये वाली आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर एसटी भी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद आप जो है स्पेशल ऑफिसर ऑफ द लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसको आप छोड़ सकते हैं, है ना। हालांकि आई विल टेल यू कि सबके बारे में, सभी जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लेकिन अभी लास्ट टाइम पे हम किसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं, उन चैप्टर्स की मैं बात यहां पर नेम ले रहा हूं। वैसे मैं हर बच्चे को रेकमेंड करता हूं कि पूरी लक्ष्मीकांत एटलीस्ट एक बार आपको कर लेना चाहिए, सो दैट कि वहां से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट तुक्का लगा पाओ, एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई कर पाओ। बट लास्ट टाइम पे जो मैंने कहा कि 20% चैप्टर पढ़ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करना है। इसके बारे में हल्की फुल्की आइडिया होनी चाहिए, जैसे कि भाई इसका रोल क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फंक्शन ऑब्जेक्टिव आपको मालूम होगा, लैंग्विस्टिक के लिए काम करेंगे तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। अटॉर्नी जनरल आप देख लोगे एक बार, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल के बारे में पढ़ लोगे, सो अटॉर्नी जनरल के हर एक पॉइंट को पढ़ लेना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, अगेन ये भी आप कर लेंगे, है वो सेम चीज, अटॉर्नी जनरल जैसा ही, लेकिन ये स्टेट के लिए है ना। तो ये वाला आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन छोड़ दो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल छोड़ दो, रीजनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आप छोड़ दो, स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को छोड़ देना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन छोड़ दो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन छोड़ दो, नॉट इंपॉर्टेंट, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन छोड़ दो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीआई, है ना। इसके बाद लोकपाल एंड लोकायुक्त आप देख लोगे, है ना। और सीबीआई और सीबीसी भी आप देख लोगे, सीबीआई हो गया, सीबीसी हो गया, और लोकपाल एंड लोकायुक्त आप देख लोगे, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देख लेना, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ऑफिशियल लैंग्वेज देख लेना। लेकिन आई विल टेल यू कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप सिर्फ ये देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे आप, ठीक है। लोकपाल लोकायुक्त है, तो इसमें आई विल टेल यू कि आप इसमें एटलीस्ट ये देख लो कि लोकायुक्त क्या है, और पार्ट 9 इसको देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। सीबीआई में ही अगर मैं बात कर लूं, सीबीआई में सिर्फ आपको अगर करना है तो आप एस्टैब्लिशमेंट देख लेना, कॉम्पोजिशन देख लेना, है ना, फंक्शंस देख लेना, इससे ज्यादा नहीं देखना आपको।
अगर सीबीसी की अगर बात करोगे, सीबीसी में सिर्फ फंक्शन देखना, जुरिस्डिक्शन देखना और इसके बाद कॉम्पोजिशन देखना, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जैसा मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लीजिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज में सिर्फ हमें देखना है स्पेशल डायरेक्टिव्स को देखना है। ठीक है, इसके बाद ये भी बड़ा इशू रहा है, इसको हल्का फुल्का देख लेना, मतलब इसको पढ़ लेना, लैंग्वेज ऑफ द जुडिशियरी एंड द टेक्स्ट ऑफ लॉस, स्पेशल डायरेक्टिव्स कर लेना है, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कर लेना है। सो ये है ना, मैं यहाँ पे टिक लगाता हूँ 1 2 3, ये 3 सिर्फ कर लेना है। पब्लिक सर्विस चैप्टर 59, जहां पे देखो पहले तो ये बता दूं कि यहां पर जो मैंने न्यूमेरिकल दे करके, डिजिट दे करके सभी चैप्टर के आगे जो लिखा है मैंने, हो सकता है कि आपके बुक में ये चीज ना मिले, तो बस आप चैप्टर पे फोकस कीजिएगा, तो ये नहीं करना आपको। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ट्रिब्यूनल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रिब्यूनल्स में आप क्या कर लोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कर लोगे और ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स भी देख लोगे। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट छोड़ दो, है ना। 61 ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज छोड़ दो। स्पेशल प्रोविजन फॉर रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस छोड़ दो, इसको कोई जरूरी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दो, इलेक्शंस को छोड़ दो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को छोड़ दो, बट एंटी डिफेक्शन लॉ को कर लो। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या क्या करना है, प्रोविजन ऑफ द एक्ट और इसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इवोल्यूशन नहीं देखना है, प्रोविजंस देखना है, 91st वाला देखना है जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, 2003 में, है ना, 2003 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसको देख लेंगे। प्रेशर ग्रुप को छोड़ दो आप, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड अगेन द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन लीव दैट। तो मैंने ले देकर यहां पर बहुत ज्यादा चैप्टर्स को समराइज कर दिया, बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया, जो मैंने बोला है उसको एटलीस्ट कर लेना। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है, सर आर्टिकल्स में क्या करना है। आई विल टेल यू कि जब आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हर बच्चे को आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 क्लॉज ए तक तो याद होना चाहिए। इसके बाद आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो बॉडीज है ना, कि जैसे इस आर्टिकल में इस बॉडी के बारे में लिखा गया है, सिर्फ वो कर लो, इससे ज्यादा मत करना, है ना। जैसे आर्टिकल 52, आर्टिकल 79, है ना, जैसे आर्टिकल 79, 80, 81, है ना, 82 में है ना डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, ये 4 आर्टिकल से पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 110 मनी बिल से रिलेटेड, फिर इसके बाद 108 है ना ज्वाइंट सेटिंग, 117 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 जो फाइनेंशियल बिल वाली है, तो कुछ लिमिटेड है ना। तो जो बॉडी से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जो एक कोई आर्टिकल डेडिकेट है, उसको ऐसे करके पढ़ लेना है। इसके बाद जितने भी पार्ट्स है, 25 पार्ट्स है ना, हर पार्ट्स में किसके किसके बारे में है वो देख लेना। जैसे पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है, और उसकी आर्टिकल रेंज देख लेना, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना, आर्टिकल रेंज देखना है। ओके, नाउ ये आपका हो गया। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, तो 1 देख लेना, है ना, 7th देख लेना, फिर इसके बाद आपको देखना है तो 21 देख लेना, 24 देख लेना, 35 देख लेना, है ना, 36 देख लेना, फिर इसके बाद 42nd देख लेना, 44th देख लेना, है ना, 52 देख लेना, ठीक है, फिर 61, फिर 69th, है ना, फिर इसके बाद 73rd, 74th, ठीक है, फिर इसके बाद 84th, 86th, है ना, फिर इसके बाद सीधे 100 के बाद जितना है, 86 के बाद 97 भी देख लेना, और फिर इसके बाद 100 के बाद जितना है सब देख लेना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको करनी है। इसके अलावा कुछ केसेस हैं, कई बच्चों का होता है केसेस को लेकर। आई विल टेल यू, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में हल्की फुल्की जानकारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है, यहां से हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए कि उसका क्या फीचर है, क्या कॉम्पोजिशन, ये सारा देख लेना, है ना, कि क्या इसमें फीचर है, क्या सिग्निफिकेंस है। कॉम्पोजिशन जरूर नहीं है, लेकिन फीचर और सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। इसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए कि क्या करने पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट होता है, एटलीस्ट ये देख लेना। व्हेन इट कम्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आई विल टेल यू, छोड़ दो, उसको स्पेसिफिकली नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा बल्कि है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में खाली ये देखना है कि क्या हम ऐसा करेंगे जिससे इलेक्शन लॉज वायलेट होंगे या जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हो सकता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि इसका फीचर क्या है, इससे ज्यादा मत देखना। इसके बाद केसेस की बात करें, यूपीएससी टारगेट कर लेता है, तो कुछ जैसे शंकरी प्रसाद केस हो गया, सज्जन सिंह केस हो गया, है ना। इसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे चंपकम दोराई राजन हो गया, है ना, ये देख लीजिएगा। गोलकनाथ देख लो। इसके बाद आप केशवानंद भारती केस देख लो। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। इसके बाद मनेका गांधी का देख लेंगे 1978 का। फिर मानेरवा मिल का 1980, है ना। इसके बाद वमन राव 1981, ओल्गा टेलिस 1985, ठीक है।
इसके बाद आप उन्नी कृष्णन केस 1993 फर्स्ट सेकंड थर्ड जजेस केस देख लेंगे आप। इसके बाद इंदिरा साहनी, एस.आर. बोमई, है ना। फिर इसके बाद बालाजी राघवन केस। जब आप पढ़ोगे ना उसमें बहुत सारी जैसे फंडामेंटल राइट है उसमें उससे रिलेटेड केसेस है, जैसे आर्टिकल 12 से नरेश श्रीधर मिर्जाकर केस। तो ऐसे कुछ केसेस को देख लेना एटलीस्ट, है ना, जैसे के पुट्टा स्वामी केस। तो देर आर 20 to 25 cases which you have to see, which you have to read at least, because they have great probability to come in the examination. Now each and every candidates are advised to do this kind of thing. You have to revise at the end of the day. Now चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन में।